हमारे साथ एक मैनेजमेंट जुड़ गया है और आज रुशुल डेकोर की हम बात करेंगे। 1993 में बनी रुशुल डेकोर देश की लैमिनेट और मीडियम डेंसिटी फाइबर यानी MDF पैनल बोर्ड इंडस्ट्री की लीडिंग कंपनियों में से एक है। कंपनी ने हाल ही में मोडेला प्लाई के साथ जॉइंट वेंचर भी किया है। नए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनी की निवेश योजना क्या है और जम्बो लेमिनेट्स के एक्सपोर्ट और मौजूदा प्लाईवुड उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या कुछ प्लान है, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के डायरेक्टर रुशुल ठक्कर भी जुड़ गए हैं। ठक्कर साहब, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और जानना चाहेंगे यहाँ पे लगभग 2500 करोड़ का जो टॉप लाइन है, जो टारगेट किया जा रहा है 2029 तक, इसको लेकर क्या योजना है, कैसे आप गेयर अप कर रहे हैं, कुछ बताएं। जैसे कि आप जानते हो कि हम श्री डेकोर में अभी तक जितना भी हिस्ट्री में हमने जितनी बार हमने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, उतनी बार हमने कंपनी को 4 गुना बड़ा किया है। तो हमारी रणनीति भी उसी हिसाब से चल रही है। अभी तक जो हमारे प्रोडक्ट बास्केट के अंदर जो प्रोडक्ट्स मिसिंग थी, जैसे जंबो साइज लेमिनेट थी या प्लाईवुड था, जो हमारे अ, हमारे प्रोडक्ट बास्केट को थोड़ा नैरो कर रहा था, उसके एक्सपांशन के लिए हमने ऑलरेडी ग्रोथ स्ट्रेटजी प्लान कर ली है। हमारा लेमिनेट का जो जंबो साइज का प्रोडक्शन है वो करीबन 2.83 शीट से बढ़ने वाला, पर एनम बढ़ने वाला है। तो वो एक अच्छा ग्रोथ हमें देगा और वो पूरा का पूरा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ही होगा ज्यादातर मार्केट उसका। प्लाईवुड की बात करें तो अभी जो हमने जॉइंट वेंचर मुदाला के साथ किया है, उसमें करंटली हमारा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी रहेगा वो करीबन 300 प्लाईवुड शीट्स पर डे का रहेगा। और उसको भी हम एक्सपांशन मोड में लेके जाएंगे, उसको भी करीबन 1000 शीट पर डे के एक्सपांशन पे लेके जाने वाले हैं अगले फाइनेंशियल ईयर में। उसके अलावा बाकी जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स की बात है तो वो हमारे इंटरनल मैनेजमेंट डिस्कशन के अंदर चर्चा में है। तो वो जैसे ही हम कुछ नतीजे पे पहुंचेंगे तो जरूर जरूर से आपको बता दिया जाएगा। ये बताइएगा, आपका रेवेन्यू मिक्स जो है आने वाले वक्त में किस तरह से पैन आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, लैमिनेट्स, MDF और प्लाईवुड को अगर हम ध्यान में रखकर चले तो? जैसे प्लाईवुड की बात करें तो हम अभी जो नेक्स्ट मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर करीबन 50 करोड़ का रेवेन्यू जोड़ने वाले हैं। लेमिनेट की बात करें तो नए एक्सपांशन के बाद उसके साथ दूसरा 50 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो जोड़ने वाले हैं। और वो पूरे का पूरा होगा एक्सपोर्ट के द्वारा। जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, जो डेवलप कंट्रीज है उस मार्केट में से आएगा। बाकी जो हमारा करंट रेवेन्यू मिक्स है उसके अंदर हम लोग MDF के अंदर इस साल हमारा फोकस रहेगा 50%, 50%। मतलब 50% हम लोग जो वैल्यू एडिशन पे टारगेट लेके चल रहे हैं उसके ऊपर जाना, और 50% जो हमारा रेगुलर कमोडिटी बिजनेस है उसको सर्व करना। जो इस साल का हमने करीबन 42-43% के आसपास का हमारा वैल्यू एडिशन बिजनेस एवरेज में रहा है। तो उस तरीके से MDF के भी सेक्टर में ग्रोथ आएगी। और लेमिनेट की बात करें तो लेमिनेट में जैसे ही ये जंबो साइज का हमारा प्लांट स्टार्ट हो जाएगा, तुरंत ही हमारे मार्जिन्स जो अभी सिंगल डिजिट में दिख रहे हैं वो डबल डिजिट्स के अंदर ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठक्कर साहब, आप क्योंकि इतनी ऑप्टिमिस्टिक आपने तस्वीर सामने रखी है, तो कुछ कैपेक्स भी आपने प्लान किया होगा। 2 से 3 साल का नजरिया कैपेक्स को लेकर योजना के लिहाज से अगर मैं समझना चाहूँ तो वो क्या होगी? कैपेक्स हाल फिलहाल जो हमने प्लान किया है वो अभी प्लाईवुड का और लेमिनेट का जंबो साइज का ही है। उसके अलावा जितने भी सारे केपेक्स प्लान है वो हमारे मैनेजमेंट के इंटरनल डिस्कशंस के अंदर है, जो रहेंगे थोड़े बड़े ही इन कंपैरिजन टू दिस जो अभी हमारे केपेक्स प्लान है। तो वो थोड़ा एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है जो मैनेजमेंट इंटरनली डिसाइड करके देना चाहता है। तो उसके लिए थोड़ा लंबा समय जा रहा है मुझे पता है, पर फिर भी हम जब एक बेटर अनाउंसमेंट के साथ आएंगे तो एक बेटर रिजल्ट भी हमें दिखेगा। हमें
ओवरऑल अगर हम टोटल एमडीएफ के मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, किस तरह से मार्केट साइज़ के लिहाज से ये पूरी तस्वीर उभर रही है भारत में, और रुशल डेकोर का यहाँ पर मार्केट शेयर भी अगर मैं समझना चाहूँ तो कितना है और कितना बढ़ेगा? एमडीएफ की बात करें तो करंटली अभी हम देखने जाए तो हर साल करीबन उसका कैगर है वो 20% के आसपास हमने नोट किया है। एमडीएफ में हमने पहले थोड़ा विचार विमर्श किया था, तब वैसा सोचा था कि एमडीएफ इंडस्ट्री 2025 में 5,000 करोड़ का इंडस्ट्री बनेगा। वो आज हम देखने जाए तो ऑलरेडी हम लोग 6,000 प्लस करोड़ पे तो पहुंच चुके हैं एज अ एमडीएफ इंडस्ट्री। तो डिमांड की बात करें तो डिमांड एमडीएफ की दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उसके यूजेज की बात करें तो यूजेज भी बढ़ते जा रहे हैं। अभी मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट के अंदर जो हमारा इंपोर्ट के साथ जो कंपटीशन होता है उसमें वो हमारे कमोडिटी प्रोडक्ट के साथ होता है। हमारा वैल्यू एडिशन जो प्रोडक्ट बिजनेस है वो हमारा वैसा बिजनेस है कि जो हमें इंपोर्ट के साथ कॉम्पीट नहीं करना होता है। तो हमारा फोकस भी अगले साल की रणनीति में वही है कि हम ज्यादा से ज्यादा वैल्यू एडिशन को सेल करके हमारे रेवेन्यू मिक्स में हम अपर साइड स्ट्राइक कैसे लाए रियलाइजेशन में, वही हमारा प्रयास है। आपके एक्सपेंशंस के बारे में कुछ जानकारी दीजिएगा। जंबो साइज लैमिनेट प्लांट को लेकर फिलहाल कहाँ तक बात पहुँची है? ओवरऑल कैपेक्स का अमाउंट कहाँ पर है? रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन जो हमें 2 से 3 साल में रखनी चाहिए, ख़ासतौर से न्यू ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट से, वो क्या होनी चाहिए? जंबो साइज लेमिनेट की बात करें हम तो जंबो साइज लेमिनेट के अंदर अभी जो ये करंटली सिचुएशन है तो हमारे मशीनरी ऑर्डरिंग्स और कुछ मशीनरी रिसीव होना भी स्टार्ट हो गया है। हमारा कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट 70% कंप्लीट हो चुका है। उसके कैपेक्स की बात करें तो अराउंड हमने इन्वेस्ट किया है 90 करोड़ रुपीस के आसपास, तो हमने पूरा फंड किया है। और उसके अलावा जब हमारा डेट इक्विटी रेशियो की बात करें तो कंपनी के मैनेजमेंट का एक क्लियर थॉट है कि हमारा जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 1 के ऊपर कभी क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो हमारे जो भी फर्दर केपेक्स प्लान रहेंगे वो भी इस हिसाब से ही रहेंगे कि जो हमारे डेट इक्विटी रेशियो के जो हमारे टारगेट्स है उसके अंदर रहे। ये बताइएगा कि अगर एक्सपोर्ट की बात करें और जंबो लैमिनेट्स की बात करें तो ऐसे कौन कौन से बाजार हैं जिनमें आपको दिलचस्पी है और क्यों? मार्केट की बात करें तो अभी हमारे पास जो साइजेस थी उससे हम लोग ने ऑलमोस्ट कैटर किए थे 52 प्लस कंट्रीज। और अभी जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी साइजेस और उनकी डिमांड अलग रहती है। उनकी जो डिमांड रहती है वो ज्यादातर प्रीमियम प्रोडक्ट की साइड ज्यादा रहती है, और जंबो साइज जो कि उनके वेस्टेज कैलकुलेशंस में कम रहता है उसकी वजह से उसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा रहती है। और जब हम उस मार्केट में दूसरी साइजेस के साथ एंटर करना चाहते हैं तो वो सब हमें एक कंपनी को वैसा एक डी ग्रोथ मिलता है उसमें कि ये कंपनी के पास ये साइज नहीं है, तो डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर जो या इंपोर्टर उस कंट्री के होते हैं वो कंट्री के इंपोर्टर्स उतना अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं। पर अभी जबकि हमारे पास सारी प्रोडक्ट किटी रहने वाली है तो हम कोई भी कंट्री में जाके कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी इंपोर्टर को टारगेट कर सकते हैं और हम उस कंट्री में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अभी जैसे कि मैं कुछ अभी से जो हमारे प्लान इनिशिएट हो चुके हैं उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा आपको ग्लिम्स देता हूँ कि इटाली के अंदर हमारे ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं जंबो साइज लेमिनेट को लेके, कि जो अभी करंटली एक नया मार्केट हमारे लिए ओपन हो चुका है। ये हमको बताएं कि अब किस तरह की इम्प्रूवमेंट होती हुई दिखाई देने को मिल सकती है यहाँ पर। रियलाइजेशन की अगर हम बात करें लेमिनेट और एमडीएफ की आने वाले कुछ वित्त वर्षों में, किस तरह की रियलाइजेशंस की उम्मीद हमें रखनी चाहिए, किस तरह के इम्प्रूवमेंट ऑफ रियलाइजेशंस की उम्मीद रखनी चाहिए? पहले लेमिनेट पे थोड़ा मैं लाइट डालता हूँ। लेमिनेट में क्या होता है कि आज इंडिया के प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो 190 प्लस कंपनियां ऑलरेडी है कि जो रेगुलर साइजेस और जो रेगुलर बिजनेसेस होते हैं उसको टारगेट कर रही है।
तो उसकी वजह से उसके जो कंपटीशन होती है हैवी होती है। जब अभी जंबो साइज की बात करें तो जंबो साइज में गिने चुने प्लेयर्स जो ऑर्गेनाइज है वो लोग ही इसके अंदर शामिल है, तो उसके अंदर हमें मार्जिन्स भी अच्छे मिलते हैं। उसके अलावा उनके जो प्रोडक्ट के जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं वो भी इतने स्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे कार्ब सर्टिफाइड माल देना या फिर EN 301 के हिसाब से माल देना। तो ये सारे जो प्रोडक्ट मिक्स होते हैं वो हमेशा हमें एक अच्छा रेवेन्यू दे के जाते हैं। तो लेमिनेट में जो अभी हमारा सिंगल डिजिट में जो हमारे मार्जिन है उसको हम लोग एक्सपांड करके देख रहे हैं कि वो डबल डिजिट इट कैन क्रॉस लाइक 13 to 15% एज वेल। अभी MDF की बात करें तो MDF में जैसे मैंने बताया कि BIS का जो एक 1 साल के लिए जो डिले हुआ है गैजेट, तो उसकी वजह से इंपोर्ट वापस आना स्टार्ट हो चुके हैं। और इंपोर्ट आने से हमारा जो डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि हमें काफी हद तक इंटीरियर ग्रेड MDF के अंदर कंपटीशन इंपोर्ट से ज्यादा करनी पड़ती है। पर उसी समय जब हम लोग वैल्यू एडिशन पे फोकस करते हैं कि जो इंपोर्टर्स कभी लाते भी नहीं है और वो वैल्यू एडिशन की वजह से हमें एक्स्ट्रा रियलाइजेशंस मिलते हैं, उसके ऊपर हमारा फोकस ज्यादा रहने वाला है इस साल। तो मार्जिन्स में भी मैं जैसे बताऊं तो ये साल हम लोग अगर रेवेन्यू मिक्स देखने जाए तो 50% हम इंटीरियर ग्रेड से करना चाहते हैं और 50% वैल्यू एडिशन से करना चाहते हैं। जो एक ब्लेंडेडली देखने जाए तो 2 से 3% का हमें रियलाइजेशन MDF के अंदर प्लस साइड दिख रहा है एज ऑफ नाउ। चलिए, मेरे ख्याल से समय मेरा समाप्त हो चुका है, लेकिन ठक्कर साहब सवाल आपके लिए तो बहुत सारे हैं, बट हमें इस चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा। धन्यवाद आपका, समय निकाला और इतने इत्मीनान से तमाम सवालों के जवाब दिए। अविनाश के पास जाना चाहूँगी मैं। अविनाश, झटपट रुशल डेकोर पर बात सुनने के बाद मैनेजमेंट की क्या कुछ लगता है, कुछ रणनीति इनिशिएट की जा सकती है? नहीं, बिल्कुल देखिए, रुशिल डेकोर एक वेल एस्टेब्लिश्ड एमडीएफ प्लेयर है और जिस प्रकार से अभी मैनेजमेंट ने कहा है कि जंबो एमडीएफ के जो बोर्ड्स ये जब लॉन्च करेंगे, इसके बाद मार्जिन्स डबल डिजिट में पहुंचेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात इनकी जो जोग्राफिकल रीच है, प्रोडक्ट रेंज है, प्लस जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स है, हमको काफी अच्छी प्रोडक्ट्स ये सप्लाई करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस प्रकार की तेजी हम रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एमडीएफ के ग्रोथ के लिए काफी लीवर्स है। अगले साल 1.5 साल की अगर नजरिया कोई लेना चाहे तो मुझे लग रहा है कि 310 320 में इस स्टॉक को जरूर एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्यूमुलेट करना चाहिए। मेरे ख्याल से अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलेगा, बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए। कंपनी अच्छी है, लेकिन ऑब्वियसली एक्सपेंशन के बाद ही आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा इत्मीनान रखना होगा, थोड़ा सा नज़रिया अपना लंबा रखें। बाकी प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं कंपनी को लेकर। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार स्टॉक्स